अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 6 में खुश आमदीद। पिछली क्लास यानी क्लास नंबर 5 में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि नीश क्या होती है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि नीश कंसीडरेशन फैक्टर्स कौन से हैं ताकि आप एक कामयाब ब्लॉग बना सकें। तो चलिए जानते हैं। नीश के इंतखाब में जो गौर तलब अवामिल हैं यानी फैक्टर्स हैं, उनको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक का ताल्लुक आपसे है और उन्हें मैंने इंटरनल फैक्टर्स का नाम दिया है, और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको आपने देखना होता है वो है योर इंटरेस्ट, यानी आपकी दिलचस्पी। जिस टॉपिक का आप इंतखाब करने जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, आपने ये देखना है कि आपकी उसमें दिलचस्पी कितनी है, क्योंकि आपने ब्लॉग को एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना या एक साल के लिए नहीं चलाना। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। आप ब्लॉग को एक लॉन्ग टर्म अपने रेवेन्यू का जरिया बनाना चाहेंगे, इसलिए आपने ये चीज़ सोचनी है कि जिस टॉपिक का आप इंतखाब कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट होगा तो आप एक लंबे अरसे के लिए ब्लॉग को लेकर चलेंगे। नंबर 2 पॉइंट, योर नॉलेज, यानी आपका इल्म। जिस नीश का आप इंतखाब करने जा रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि आपके पास उस नीश के मुतालिक कितना इल्म है। इल्म होगा तभी तो आप अपने ब्लॉग रीडर्स को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरों की तरह कॉपी पेस्ट करते फिरेंगे। नंबर 3 पॉइंट, योर एक्सपीरियंस, यानी आपका तजर्बा। नीश का इंतखाब करते वक्त आपने ये भी देखना है कि उसमें आपका तजर्बा कितना है। आपका तजर्बा होगा तभी तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्लॉग रीडर्स के लिए बेहतरीन तरीके से पेश कर सकेंगे और उनसे अपना एक ताल्लुक लंबे अरसे के लिए बरकरार रख सकेंगे। ऐसा देखा गया है कि जिन ब्लॉग्स में ब्लॉगर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, लोग उनको देखना, उनको पढ़ना पसंद करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, सर्वाइवल इन लॉन्ग टर्म। नीश का इंतखाब करते वक्त आपने ये भी देखना होता है कि जिस मौजू या नीश का आप इंतखाब कर रहे हैं, क्या आप उस पर लंबा अरसा काम कर सकते हैं। नीश बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक एवरग्रीन नीशेस होती हैं जिन पर हम लंबा अरसा काम कर सकते हैं, और एक शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी नीशेस होती हैं जिन पर कुछ वक्त के लिए काम किया जा सकता है। इस बात को मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा देता हूँ। जैसा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 एक नीश है। अगर कोई शख्स इस नीश के ऊपर ब्लॉग बनाता है तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाना है, इसने लॉन्ग टर्म नहीं चलना। लेकिन आपने नीश का इंतखाब करते वक्त ऐसी नीशेस का इंतखाब करना है जो कि लॉन्ग टर्म हो, लंबा अरसा चले, ताकि आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकें। अब हम बात करेंगे उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो कि नीश सिलेक्शन के वक्त हमें कंसीडर करने होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है इज़ मोनेटाइजेबल, क्या पैसे कमाए जा सकते। तो आपने ये भी देखना है कि क्या उस पर पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए हमारी ब्लॉगिंग का असल मकसद क्या है, अर्निंग करना, पैसे कमाना। अगर हम किसी ऐसी नीश का इंतखाब कर लेते हैं जिस पर पैसे ही नहीं कमाए जा सकते, तो फिर हमारी ब्लॉगिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ ये रह जाएगा कि हम शौकिया ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन उस पर अर्निंग नहीं होगी। अब हमारी ब्लॉगिंग में जो अर्निंग होती है उसका सबसे बड़ा मेजर जो सोर्स होता है वो होता है गूगल एडसेंस। यानी ज़्यादातर जो ब्लॉग्स होते हैं वो गूगल एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइज होते हैं और उन पर एड्स के ज़रिए अर्निंग होती है। लेकिन गूगल एडसेंस के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट मेंशन है जो कि मोनेटाइज नहीं होता। उसको गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ में जाके पढ़ा जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको एक जर्नल सी मिसाल दे देता हूँ कि ऐसा कंटेंट जिसमें आप किसी शख्स, किसी मज़हब, किसी कौमियत के ख़िलाफ़ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मोनेटाइज नहीं होता। या ऐसा कंटेंट जो कि ड्रग्स, असले से मुतल्लिक है, यानी उसका गैर कानूनी इस्तेमाल अगर उससे मुतल्लिक है तो फिर वो भी मोनेटाइज नहीं होता। या ऐसे ब्लॉग या ऐसी नीशेस जिसमें गैर अखलाकी मवाद दिखाया जा रहा है तो वो भी मोनेटाइज नहीं होता। तो ये मैंने आपको सिंपल सा असूल बता दिया। बाय द वे, मोनेटाइजेशन के लिए यानी अर्निंग करने के लिए ब्लॉग पर बहुत सारे और भी तरीके हैं जो कि आप इस कोर्स में सीखेंगे। अगला जो फैक्टर हमें कंसीडर करना है वो है टारगेट कंट्री, यानी नीश किन ममालिक के लिए होगी। ये आपको कंसीडर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ब्लॉगिंग का मकसद है अर्निंग करना। हमारी अर्निंग के कम होने या ज़्यादा होने का दारोमदार होगा टारगेट कंट्री पे। फॉर एग्जांपल, आप कोई नीश का इंतखाब करते हैं, वही नीश अमेरिका में हमें ज़्यादा अर्निंग देगी, लेकिन सेम नीश हमें पाकिस्तान में कम अर्निंग देगी। तो अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने ऐसी कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है जहां पर आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ये चीज़ कंसीडर करनी होती है। नंबर 3 पॉइंट जो आपने देखना होता है वो है ऑडियंस इन मार्केट, यानी आपको ये भी देखना है कि जिस मौजू का आप इंतखाब कर रहे हैं उसको सर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे टॉपिक का इंतखाब कर लेते हैं जिसको लोग
सर्च ही नहीं करते या बहुत कम सर्च करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ना ही आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक आएगी और ना ही आपकी अर्निंग। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी ऐसे मौजू का इंतखाब कर लें जिसको सर्च करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जॉन प्लाट नाम से एक कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने 2015 में प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के हवाले से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के हवाले से उस वक्त बहुत ही कम रिसर्च थी, यानी इस नीश पर कंटेंट मौजूद नहीं था, इसको सर्च करने वाले लोग भी मौजूद नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने यूनिक काम के जरिए लोगों में दिलचस्पी पैदा की और अपनी ऑडियंस बिल्ड की। अब इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 10.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी नीश का इंतखाब करना है जिसको सर्च करने वाले मौजूद हों। आप किसी ऐसी नीश का भी इंतखाब कर सकते हैं जिसको सर्च करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए फिर आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हाउ मच कंपटीशन, यानी मुकाबला कितना है। कंपटीशन से मुराद ये है कि उस नीश पर काम करने वाले और कितने लोग मौजूद हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना एक नए ब्लॉगर के लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा, और जितना कम कंपटीशन होगा नए ब्लॉगर के लिए सरवाइव करना उतना ही आसान होगा। इसलिए नए ब्लॉगर के लिए रेकमेंडेड यही है कि ऐसी नीशेस का इंतखाब किया जाए जहां पर कंपटीशन बहुत कम है या मीडियम लेवल का कंपटीशन है, ताकि हम गूगल पर आसानी से रैंक कर सकें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जितनी भी बातें की कि नीश के सिलेक्शन के वक्त आपको ये देखना होता है, वो देखना होता है, तो ये सब हम देखेंगे कहाँ पर, यानी नीश को रिसर्च कैसे करेंगे, ये आप जानेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर नीश रिसर्च हेल्पिंग टूल्स, यानी नीश की रिसर्च में मावन टूल्स कौन कौन से हैं। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।